नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नीति वाक्य है। और ये भी सच है कि जो दुनियादारी में बहुत ज़्यादा उलझता नहीं है, वो हमेशा सुलझा हुआ रहता है। तो मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ, वो निर्गुट आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में ही करने जा रहा हूँ। हालाँकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो व्यवस्था है, वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण पक्ष है ही, साथ ही भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। और हमारी जो निर्गुटता है, वो वास्तव में एक प्रकार की निष्क्रियता नहीं है, मूक दर्शक बने रहने की व्यवस्था नहीं है, वो बिल्कुल तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि उसमें एक सक्रियता का भाव है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम किसी भी गुट में शामिल ना होते हुए उन दोनों गुटों जो शीत युद्ध की राजनीति में प्रस्तुत हो रहे थे, उन दोनों गुटों की शक्ति राजनीति, सैन्य संघर्ष की राजनीति से पृथक रहकर, स्वतंत्र रहकर, अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए और हम खुद और हमारे जैसे बहुत सारे राष्ट्रों के अगवा बनकर, उनके नेतृत्वकारी बनकर हमने विश्व को वो दिशा दी है, जिसकी वजह से मुझे लिखना पड़ा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, वो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मेरुदंड है। आज बहुत बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्या जब शीत युद्ध समाप्त हो गया 91 में, शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था आ गई और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के भी विभिन्न महाशक्तियों के साथ, विभिन्न राष्ट्रों के साथ सामरिक संबंध, सैनिक संबंध भी स्थापित हो गए, तो क्या ये जो बहुध्रुवीय प्रकार की व्यवस्था है, क्या उसमें आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता है? तो बिल्कुल, क्योंकि आज हमारी जो नीति है, वो नॉन अलाइनमेंट से बहुत आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आ गई है। लेकिन गुटनिरपेक्षता का जो कोर वैल्यू है, जो विश्व बंधुत्व का भाव है, जो विश्व में शांति बनाए रखने की नीति है, जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आदर्श है, जो पीड़ित मानवता को न्याय दिलाने की जो आकांक्षा है, वो हमने आज भी बरकरार रखी है। तो आज की जो क्लास है, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में से एक क्वेश्चन इससे आगामी एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना रहती है। इस बिंदु को हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के रूप में और भारत की विदेश नीति दोनों के रूप में समझने की कोशिश करनी होगी। 1961 का जो पहला सम्मेलन था, बेलग्रेड का सम्मेलन, वहां से लेकर वर्तमान तक 25 राष्ट्रों से प्रारंभ हुआ ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज 120 राष्ट्रों के रूप में तीसरे विश्व की एक सशक्त आवाज बना हुआ है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र हैं वो इसमें शामिल हैं और साथ ही अब वर्तमान समय में ग्लोबल साउथ के रूप में इसने अपने आप को पुनर्परिभाषित रूप में प्रस्तुत किया है। तो ऐसे ही सारे बिंदुओं पर 12-15 स्लाइड्स हैं, 20-25 मिनट की क्लास होगी। आग्रह है इसको पूरा देखिएगा। शुरू कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो उत्पत्ति है, उसके संदर्भ में हमको एक सम्मेलन याद रखना है, बांडुंग सम्मेलन। और 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 1955 के मध्य ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। ठीक है, तो प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन इसको बोला जाता है। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी तो विश्व का शक्ति संतुलन परिवर्तित हुआ है और यूरोप के राष्ट्रों ने जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद फैला रखा था, तो बहुत सारे राष्ट्र नव स्वतंत्र हुए हैं, उपनिवेशवाद समाप्त हुआ है, साम्राज्यवाद समाप्त हुआ है, गुलामी समाप्त हुई है, स्वाधीनताएं प्राप्त हुई हैं, संविधानों के निर्माण हुए हैं, लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकारें प्रस्तुत हुई हैं। ये हमने लोकतंत्र की लहर में भी हमने देखने की कोशिश की थी। सैमुअल पी हंटिंगटन का जो थियरी थी, वहां पर हमने देखा था ये। तो ये जो बांडुंग सम्मेलन से, जो कि 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 29 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। अधिकांश एशिया से थे, हालांकि अफ्रीका से भी थे इसमें। तो इसमें हमने लिखा अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बांडुंग सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांति की स्थापना, एक पीसफुल व्यवस्था स्थापित हो। शीत युद्ध के समय जो विकासशील देशों की क्या भूमिका होगी, आर्थिक विकास क्या होगा और उपनिवेशवाद से मुक्ति जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना। सहभागी देशों का लक्ष्य था कि पूर्व और पश्चिम का जो वैचारिक संघर्ष था, पूर्वी गुट जिसे सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट कहा जा रहा था, ये यूएसएसआर का गुट था, जो कि साम्यवादी गुट था, जिसमें वार्सा पैक्ट का निर्माण हो गया था, जो पूर्वी एशिया, जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को शामिल किए हुए था, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया। शीत युद्ध वाला जो हमारा वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें बहुत डिटेल मैंने कर रखी है इसकी। और जो पश्चिम का संदर्भ था वो यूएसए के नेतृत्व में था, जिसमें नाटो की स्थापना हो रखी थी। सीटो सेंटो का संदर्भ था, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, ये भी हमने शीत युद्ध में बता रखा है। नाटो पे एक अलग सा वीडियो भी मैंने बना रखा है। तो उससे दूरी बनाए रखना और अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। ये एक कल हम बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं आरएस मेंस आईआर के लिए, और एक मच अवेटेड था आईआर के लिए। एक जो सिलेबस है उनका मेंस का, उसके लिए एक कोर्स लॉन्च करना, थोड़ा सा उसमें डिले जरूर हुआ, लेकिन अभी भी पर्याप्त और पर्याप्त से भी ज्यादा समय है उस एग्जाम के लिए हमारे पास। तो आईआर का बहुत अच्छा कोर्स जो है, और बहुत शानदार तरीके से कल इस पर हम बात करेंगे, है ना। 19 अप्रैल 2025 को इस पर बात करेंगे। कल हम इस कोर्स को मोस्ट प्रोबेबली ये कोर्स कल हमारा लॉन्च हो जाएगा। ये कोर्स जो है हमारा एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगा, तो कल इसकी हम बात करेंगे। 1961 में बांडुंग सम्मेलन में सहमत सिद्धांतों के आधार पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की आंदोलन की औपचारिक स्थापना हुई। ये जो बांडुंग सम्मेलन था ये 1955 था, और 1961 जो है
ये बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। तो पहला सम्मेलन जो है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। मैंने आगे सम्मेलनों की एक लिस्ट दे रखी है, 19 सम्मेलन जो है, कब कब कौन कौन सम्मेलन हुआ है वो भी देख लेते हैं हम। तो पहला शिखर सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 के मध्य बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया, जिनमें अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज के नाम दिए हैं, और भारत तो शामिल है। भारत तो वैसे भी कर्णधार है इसका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक है भारत। तो ये कंट्रीज आप देख लीजिए, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बर्मा, कंबोडिया, सिलोन श्रीलंका है ना, कांगो और क्यूबा और साइप्रस, मिस्र, इथोपिया, घाना, गिनी, भारत, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, यमन और यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया पूर्वी यूरोप से था, जहां पर साम्यवादी व्यवस्था का प्रसार नहीं हो पाया, और वो उसने सोवियत संघ के गुट को स्वीकार ना करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ वो आया। अच्छा, एक चीज हम ध्यान रखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में किसी तीसरे गुट की स्थापना नहीं करता है, बल्कि द्विगुटीय शक्ति राजनीति से पृथक रहकर अपने स्वतंत्र वैचारिक, अपने भौतिक अस्तित्व को स्वतंत्र बनाए रखता है, और विश्व राजनीति के मामलों पर मुखर इसकी भागीदारी होती है। लेकिन और विश्व में जहां भी कहीं अन्याय है, जहां भी कहीं उत्पीड़न है, उसका ये विरोध करता है, उपनिवेशवाद का विरोध करता है, साम्राज्यवाद का विरोध करता है, किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय संबंध ऐसे जिसमें किसी अन्य राष्ट्र का विरोध करना हो, ये इसमें नहीं होता है। ये बेसिक सिद्धांत इसके हैं। हालांकि समय के साथ इसमें मूल रूप से कुछ कुछ परिवर्तन आते गए हैं। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 10 बांडुंग सिद्धांत हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो कि इसकी नींव बने हैं। ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसमें ये देखिए, यूएन चार्टर का सम्मान करने की नीति, क्योंकि 1945 में यूएन स्थापित हो गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए। मानवाधिकारों का समर्थन, साथ ही संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, सभी राष्ट्र समान हैं, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी राष्ट्र हो, किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, ये यूएन के चार्टर का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। आत्मरक्षा का अधिकार, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, और सामूहिक रक्षा के सिद्धांत का दुरुपयोग ना किया जाए। सामूहिक रक्षा जैसे नाटो का सिद्धांत था कि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण होता है, सभी राष्ट्र उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे किसी सिद्धांत से विश्व में युद्ध की चिंगारी भड़केगी, तो इसका दुरुपयोग ना किया जाए, आक्रामक कार्रवाई से बचा जाए, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और पारस्परिक हितों को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए जाए, और न्याय का सम्मान किया जाए, सभी राष्ट्रों के लिए बेहतरी की जाए। तो ये बांडुंग प्रिंसिपल थे, 10 प्रिंसिपल, जहां से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्थापित हुआ। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहता है, उपनिवेशवाद का विरोध करता है, किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय संबंधों का निषेध करता था, सैनिक समझौतों का विरोध करता था, सैनिक गुटों, सैनिक संधियों का ये विरोध करता था, निशस्त्रीकरण की बात करता है। नाम के संस्थापकों में अगर हम बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, साथ ही मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, और वामे न्यूक्रुमा भी बोलते हैं, घाना के राष्ट्रपति, जिन्होंने नवोपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया था, जो कि एक प्रकार का आर्थिक वर्चस्व की नीति है ना। नवोपनिवेशवाद क्या है? आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व की नीति। आईआर की शब्दावली आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं ले लूंगा किसी दिन, एक दिन क्लास इस पर 20-25 महत्वपूर्ण शब्दों को समझा दूंगा। आर्थिक सांस्कृतिक वर्चस्व ऐसे याद होना चाहिए, एक पिन पॉइंट आप बता सके, फिर उसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम से उसका एक राइट आंसर दीजिए, फिर उसकी व्याख्या कर लीजिए, ठीक है। तो आर्थिक सांस्कृतिक वर्चस्व, दैट इज कॉल्ड नवोपनिवेशवाद, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, डॉलर कूटनीति के रूप में, डेट ट्रैप पॉलिसी के रूप में, व्यापारिक नीतियों के संदर्भ में, ऐसे इसको बताया जाता है। और एक जो है इसमें यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, 5 कर्णधार थे ये पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, ध्यान रखेंगे। यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, तो ये 5 कर्णधार हैं, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। फिर ये नाम की सदस्यता, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य हैं, 18 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। पर्यवेक्षक राष्ट्र होते हैं, ऑब्जर्वर स्टेट बोलते हैं, वो उनके सम्मेलनों में भाग लेते हैं। हालांकि नीति निर्माण में इनकी भूमिका नहीं होती है, लेकिन सम्मेलनों में भाग लेते हैं, उन मामलों से प्रभावित होते हैं। और 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल है, इसमें यूएन भी शामिल है। अन्य संगठन तो है, यूएन भी इसकी जो बैठक है उसमें भाग लेता है। आप समझ सकते हैं इसका महत्व कितना बड़ा है। और इसमें अफ्रीका से 53 कंट्रीज हैं, सबसे अधिक कंट्रीज इसमें अफ्रीका से ही है। ये वाला जो एरिया है अफ्रीका का हो गया 53। एशिया से 39 कंट्रीज हैं इसमें, तो ये एशिया का हो गया हिस्सा बड़ा 39। और लैटिन अमेरिका, कैरिबिया से 26 कंट्रीज हैं। और यूरोप से भी 2 राष्ट्र इसमें शामिल हैं, बेलारूस और अजरबैजान। ये 2 राष्ट्र जो हैं यूरोप से शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तीसरी दुनिया जो है, जिसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसका व्यापक प्रतिनिधित्व है। 25 राष्ट्रों से शुरू हुआ था, आज 120 राष्ट्र हैं। ये उसका क्षेत्रवार वर्गीकरण है। अफ्रीका से सबसे अधिक 53 कंट्रीज हैं, एशिया से 39, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन से 26 कंट्रीज, और यूरोप से मैंने नाम बताया बेलारूस और अजरबैजान, ये 2 कंट्रीज में शामिल है, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो शिखर सम्मेलन है उनका हम संदर्भ ले रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये
क्वेश्चन के लिहाज से हमें ध्यान होना चाहिए कि लेटेस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ। तो अभी 2024 से 2027 तक इसकी जो अध्यक्षता है, 3-3 वर्षों में इसका शिखर सम्मेलन होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अपना कोई सचिवालय नहीं है, अपना कोई संगठन नहीं है। और ये क्योंकि संगठन बनने का मतलब फिर एक तीसरे गुट की जैसी व्यवस्था है, तो ना तो तीसरा गुट है, ये एक पहल है, ये एक मूवमेंट है, आंदोलन है, गतिशीलता इसमें पाई जाती है। इसकी बैठकें होती है, विदेश मंत्री स्तरीय बैठकें, मंत्री स्तरीय बैठकें, समन्वय ब्यूरो होता है इसका, शिखर सम्मेलन होता है, हर 3 साल में एक शिखर सम्मेलन होता है और सदस्य राष्ट्रों को वो अध्यक्षता उसकी मिलती है। तो अभी जो इसका नाम का जो लेटेस्ट सम्मेलन 2024 में हुआ और युगांडा, कंपाला घोषणा पत्र वहां जारी हुआ था और युगांडा के अध्यक्षता में इसको चेयरमैनशिप मिली है, क्या ध्यान रखिएगा, युगांडा, ठीक है। तो 2024 से 2027 तक जो वर्तमान शिखर सम्मेलन यहां हुआ और 3 वर्षों के लिए युगांडा के पास की चेयरमैनशिप है, ठीक है। और आपके जो भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं 25-26 में हो जाएंगे पेपर, है ना, तो 27 तक यही युगांडा के पास ही चेयरमैनशिप रहेगी, तो आसान हो गया याद करना। नाम का 19वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, नाम का 19वां जो शिखर सम्मेलन है, साझा वैश्विक समृद्धि, ये इसका टाइटल है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इस पर आयोजित किया गया। और अजरबैजान के बाद युगांडा ने 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा और गाजा पट्टी जो है उसमें मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया। मानवीय प्रयासों की बात करता है, आक्रामक नीतियों का इसमें विरोध होता है। हालांकि देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर जब विवाद उत्पन्न होता है तो यही कहा जाता है कि भाई गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विभिन्न देशों के साथ संबंध है, जैसे भारत के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, रक्षा संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, हमारे आर्थिक व्यापारिक संबंध है। लेकिन जब हम संगठन में आकर बात करते हैं तो एक दृष्टिकोण अलग हो सकता है, और जब द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं दृष्टिकोण अलग हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गतिशील बनाने वाला जो बेसिक तत्व है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, वो राष्ट्र हित का विचार है, नेशनल इंटरेस्ट का विचार है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखिए। लॉर्ड पामस्टन ने कहा था कि हमारे ना तो कोई सदा बने रहने वाले शत्रु हैं, ना कोई सदा बने रहने वाले मित्र हैं, केवल हमारे हित ही हमारे लिए शाश्वत हैं, एटर्नल हैं, और उन्हीं हितों का अनुसरण करना, उनका प्रमोशन करना, उनका संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। तो राष्ट्र हित ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो राष्ट्र हित के लिए हम निर्गुट हैं, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि ये महत्वपूर्ण चीज होगी। लेकिन राष्ट्र हित के लिए हमने निर्गुट आंदोलन के बीच में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति मित्रता सहयोग की संधि की, निर्गुट है, लेकिन बावजूद उसके हमने महाशक्ति अमेरिका के साथ सामरिक गठबंधन, अपने सामरिक समझौते किए हैं, लिमोवा कॉमकासा बेका के रूप में, ठीक है ना। तो और मैंने कहा कि निर्गुटता से नीति मल्टी अलाइनमेंट की तरफ चली गई है, मतलब बहुकुटीयता की तरफ चली गई, बहुध्रुवीयता का जो विश्व है उसमें हमारे संपर्क स्थापित है, ठीक है। लेकिन उससे गुटनिरपेक्षता का महत्व खत्म नहीं हो जाता है, ये ध्यान रखिए। गुटनिरपेक्षता आज मैंने कहा जैसे थोड़ी देर पहले कि ग्लोबल साउथ के रूप में आज एक बड़ा वैश्विक मंच बन गया है, एक और बड़ा वैश्विक मंच बन गया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, आतंकवाद के मुद्दे, मानवाधिकार के मुद्दे, शरणार्थी मुद्दे, ठीक है, स्वास्थ्य को बेहतर करना, वैश्विक संस्थानों में पारदर्शिता लाना, वित्तीय संस्थानों में सुधार करना, सुरक्षा परिषद की स्थायी संस्था, संघर्षों को रोकना, उनमें इसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये इसके सम्मेलनों की एक लिस्ट है, ये 18वां सम्मेलन है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, 18वां सम्मेलन है ना, ये अजरबैजान में हुआ था। बाकी तो देखिए अब 19 सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए ये वैसे याद कर सके तो अच्छी बात है, थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है याद करना, बस ये देख लीजिएगा। 17वां सम्मेलन, ये 16 सम्मेलन ईरान में हुआ था, और ये 15वां, 14th, 13th, 12th, और ये थोड़ा देखिएगा 7वां सम्मेलन जो है ये भारत में हुआ, इसका ये महत्व है ना। 7वां सम्मेलन जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, ये भारत में हुआ था 83 से 86 के मध्य, 7वां सम्मेलन, ठीक है, 7वां सम्मेलन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 83 से 86 में 7वां सम्मेलन निर्गुट आंदोलन का भारत में हुआ, और पहला सम्मेलन जो है वो यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड में पहला सम्मेलन, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 19वां सम्मेलन, 18वां सम्मेलन, पहला सम्मेलन, 7वां सम्मेलन, ये 4 सम्मेलन तो याद रख ही लीजिए, बाकी भी याद रख सके अच्छी बात है, रोकूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है इतने सारे सम्मेलन याद करना। फिर नाम की संरचना, अच्छा कोई पूछे मुझसे कि सर आपको याद है क्या सम्मेलन, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे इसलिए जरूरत नहीं कि मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूँ अभी, है ना, एग्जाम दे रहा होता तो मैं याद करता, क्योंकि जितनी चीजें पढ़ाता हूँ, कितनी सारी चीजें बिना देखे से पढ़ाता रहता हूँ ना, तो जब दिए होंगे पेपर्स बहुत सारी पढ़ाई की होगी तभी तो याद रहती हैं चीजें। तो पेपर है, याद अगर कर सकें अच्छी बात है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन सारी चीजों को तो नहीं छोड़ना होता है, हमें याद करना ही होता है ना, ध्यान रखिए। ये तो स्लाइड्स का उपयोग इसलिए मैं बता चुका हूँ कि इसलिए करते हैं कि थोड़ा आकर्षक लगता है वो, है ना, थोड़ा सा आपके पास और स्थायी रह जाता है। बाकी तो क्लासेस में तो जो एप्लीकेशन पे जो हमारी क्लासेस हैं उसमें तो मैक्सिमम चीजें जो है हैंड रिटन ही यहाँ लिखी हैं,
ताकि आप उससे जुड़ें, उन चीज़ों को समझें, कैसे लिखा जा रहा है आंसर, कैसे फ्रेमिंग की जा रही है आंसर की, कैसे उनको बनाया जा रहा है, और फिर वो पैनल पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, खैर, नाम की संरचना तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, इसके पास कोई कार्यकारी निकाय, सचिवालय, संविधान नहीं है, इसका संयुक्त समन्वय ब्यूरो है, मुख्यालय न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में है, ये सभी कार्यों का संचालन करता है। अच्छा, इसकी एक बड़ी प्रभाव ये रहा निर्गुट आंदोलन का कि 1960 और 1970 का जो दशक है वो प्रथम और द्वितीय विकास दशक के रूप में, अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रूप में, G77 के रूप में, दक्षिण दक्षिण संवाद के रूप में, है ना। अब लिख लीजिए चाहे तो कि नाम का महत्व क्या रहा, मैं लिख देता हूँ। मेरे को पता है ना कि आप लोग इसको वास्तव में मेरे कहने के बाद भी लिखें, पता नहीं है, वैसे विश्वास तो बहुत है मुझे, फिर भी कई बार आलस कर जाते हैं। आलस मत कीजिए, पढ़ाई के लिए आलस जो है वो बहुत खतरनाक स्थिति है। नाम की भूमिका यूएन में लिखिए, साथ साथ पढ़िए, पूरा वीडियो देखा कीजिए कृपा करके, ठीक है। नाम की भूमिका यूएन में तो 1960 तथा 1970 विकास दशक, ठीक है, और 1964 अंकटाड की स्थापना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, G77 की स्थापना, ठीक है, और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की घोषणा, नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा, और दक्षिण दक्षिण सहयोग, ठीक है। इसलिए लिख दे रहा हूं कि ध्यान रहे कि भाई योगेश शर्मा को ये चीज ध्यान है, आती है ना, ठीक है। स्लाइड देने का मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आती, मुझे तो आती है क्योंकि पढ़ता हूँ, विद्यार्थी हूँ इसलिए, और आनी चाहिए, हर विद्यार्थी को आनी चाहिए। दक्षिण दक्षिण सहयोग, दक्षिण दक्षिण संवाद, यूएन के मंच पर आपसे पूछ लिया नाम की उपलब्धियां बताइए यूएन के मंच पे, लिख दीजिए। और 193 सदस्य राष्ट्र हैं, 120 तो नाम के राष्ट्र हैं, तो कितना बड़ा महत्व है, नैतिक आवाज है विश्व जनमत की। इसके शिखर सम्मेलन और 3 साल में होते हैं, और अभी देख लिया आपने शिखर सम्मेलन विदेश मंत्री के बैठ के, मंत्री स्तरीय बैठ के। आइए आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान नाम की भूमिका, क्योंकि आया ही शीत युद्ध के दिनों में था, तो सोवियत संघ अमेरिका के बीच एक बफर के रूप में, बफर जोन बोल देते हैं, एक सक्रिय तटस्थता की नीति इसको बोल देते हैं हम, तटस्थता, है ना, एक शांतिपूर्णता की नीति, शांतिपूर्ण तटस्थता, ठीक है। और तटस्थता का सिद्धांत, हालांकि ये निष्क्रिय तटस्थता नहीं, सक्रिय तटस्थता है। जैसा नेहरू जी ने कहा कि जहां कहीं स्वतंत्रता पर हमला होगा, न्याय की हत्या होगी, वहां हम ना तो आज तटस्थ हैं ना ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे, ठीक है। फिर दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखने का प्रयास किया गया, बिल्कुल। और फिर तीसरी दुनिया की आवाज है और विकासशील देशों के हितों का वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व किया, इसलिए मैंने दक्षिण दक्षिण संवाद इसको लिखा, ठीक है। एक होता है उत्तर दक्षिण संवाद, विकसित और विकासशील राष्ट्रों का संवाद, ठीक है, और एक होता है दक्षिण दक्षिण संवाद, यानी एक होता है उत्तर दक्षिण विकसित और विकासशील राष्ट्रों का संवाद, एक दक्षिण दक्षिण विकासशील राष्ट्रों का संवाद। इसी को ग्लोबल साउथ भी बोलते हैं आजकल, है ना, इसी को आजकल ग्लोबल साउथ भी बोला जाता है, ठीक है भैया। आइए, नाम के विकास, सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी मुद्दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 और वैश्विक विकास लक्ष्य, तो ये 17 विकास लक्ष्य, अभी तो 18 विकास लक्ष्य भी जोड़ दिया है इसमें, इनको देख लीजिएगा एक बार, विकास लक्ष्य तो गूगल पे मिल जाएंगे हर जगह, ठीक है। आर्थिक चुनौतियां, मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं, तकनीकी प्रगति, ठीक है, ये नाम के साथ जुड़ गए हैं। फिर नाम का आर्थिक विकास एजेंडा, दक्षिण दक्षिण सहयोग, वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास, वैश्विक व्यापार प्रणाली का मतलब है WTO में सुधार किए जाए, ठीक है। विकसित से विकासशील देशों की ओर तकनीकों का हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना, जिससे आर्थिक विकास क्षमता निर्माण में सहायता मिले, ये 1974 में नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा की गई थी, उसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। फिर विकासशील देशों के लिए ऋण राहत और वित्तीय सहायता, तो IMF और वर्ल्ड बैंक में भी सुधार किया जाए, IMF और विश्व बैंक में सुधार किया जाए, ठीक है। तो ये नाम के मंच से मांग की जाती है, ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ते हैं, नाम की वैश्विक भूमिका और देखते हैं। परमाणु निशस्त्रीकरण, तो 1963 का PTBT है ना, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, और 1968 का NPT, ये दो, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी, राष्ट्रों के मध्य उनको परमाणु निशस्त्रीकरण की वार्ताओं में शामिल करना, आतंकवाद का विरोध, क्योंकि तीसरी दुनिया के देश ये कहते हैं कि भाई जो आतंकवाद है उससे राष्ट्रों की संपत्तियों का, नागरिकों की जो जानो माल का उसका नुकसान होता है, तो आतंकवाद का विरोध करने का संदर्भ है। और आतंकवाद वैसे भी आज एक बहुत
खतरनाक गैर राज्यकर्ता के रूप में है वैश्वीकरण के दौर में, तो उसका निषेध करने की बात की जाती है, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की बात की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के पीस जो स्टैब्लिशमेंट और पीस मेकिंग जो प्रयास है उनको समर्थन देते हैं, सक्रिय भागीदारी। और वैश्विक स्वास्थ्य, ये कोविड जैसी महामारी का इसमें संदर्भ है, ठीक है, कोविड महामारी। और उसके बाद कोविड ने दुनिया का एक सिनेरियो बदल दिया इंटरनेशनल रिलेशंस का, प्री कोविड पोस्ट कोविड, कोविड से पहले कोविड के बाद, तो पूरी दुनिया हिल गई थी, हम जानते हैं 1.5 साल तक। फिर शीत युद्ध के बाद नाम की चुनौतियां, प्रासंगिकता का संकट। शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो ये कहा गया कि भाई हम नाम प्रासंगिक नहीं रहा, क्योंकि नाम का मतलब ही था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ही था कि दो गुटीय शीत युद्ध में जो शक्ति संघर्ष की राजनीति है उससे कुछ राष्ट्र पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं। अब जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो अब द्विगुटीयता खत्म हो गई, तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या जरूरत है और उसकी क्या प्रासंगिकता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता। एक ध्रुवीय विश्व, अमेरिका के नेतृत्व वाला जो एक ध्रुवीय विश्व, हालांकि अब तो बहुध्रुवीय विश्व है, लेकिन उस समय ये विषय उठा कि भाई ये अपनी भूमिका कैसे परिभाषित करेंगे, साथ ही बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी पहचान और उद्देश्य को फिर से कैसे परिभाषित करें, और जो अपने विविध हित और प्राथमिकताओं वाले सदस्य देशों के मध्य एकता बनाए रखने की चुनौती थी। अब हम ये कहते हैं कि नाम जो है, एक लिख सकते हैं लाइन हम, नाम का मंच अब नॉन अलाइनमेंट से बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आ गया है, मल्टी अलाइनमेंट, ठीक है। और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में ग्लोबल साउथ के रूप में ज्यादा उपयोगी, ठीक है। ये जो ग्लोबल साउथ है, इसको वैश्विक दक्षिण भी बोलते हैं हम, ठीक है भैया, वैश्विक दक्षिण, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो नाम वैश्विक चुनौतियां जैसे उनका निपटारा करने का प्रयास करता है नाम। कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करना, टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल प्रस्तुत की। तकनीकी प्रगति में विकसित और विकासशील देशों के मध्य जो डिजिटल विभाजन है, विकासशील देशों तक प्रौद्योगिकी बहुत लेट पहुंचती है, टाइम पे नहीं पहुंचती, जैसे 5G प्रौद्योगिकी वहां कई जगह 2G प्रौद्योगिकी पहुंच रही है। इंटरनेट सैटेलाइट, जो सैटेलाइट इंटरनेट है जो, उसकी बजाय सामान्य इंटरनेट पहुंच पा रहा है। जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं विकासशील देशों तक, तो उस विभाजन को भी समाप्त किया है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ कोप सम्मेलनों की प्रासंगिकता है। कोप सम्मेलन है ना, ये उत्तर दक्षिण संवाद कहलाते हैं कोप सम्मेलन वैसे भी, और इसमें देखा जाता है कि विकसित देश जो है विकासशील देशों पर ठीकरा फोड़ते हैं इसका, कि भाई आपकी नीतियों से पर्यावरण प्रदूषण होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे तो दोनों प्रकार के देशों की भूमिका है, लेकिन विकसित देशों की ज्यादा भूमिका, क्योंकि वहां औद्योगिकरण तीव्र है। सबसे अधिक तो पर्यावरण प्रदूषण में पर्यावरण को संकट किसने पहुंचाया? तीव्र औद्योगिकरण ने, पेड़ों में कटाई करी गई, सीधी सी बात है। और जहरीली गैसों का उत्पादन हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसने बढ़ाई, वो विकसित हुई इसलिए कि आमदनी बढ़ी है, वहां पर इंडस्ट्रीज बन गई है, जंगल काट दिए गए हैं, सड़कों का जाल वहां पर बिछ गया है, लेकिन वो विकासशील देशों पर उसका ठीकरा फोड़ते हैं। तो ये तो ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपना पक्ष वहां रख सकते हैं, ये उसकी प्रासंगिकता को प्रस्तुत करता है। फिर नाम का भविष्य और वैश्विक महत्व अगर हम देखें तो इसकी प्रासंगिकता बनाए रखना, संस्था का सुधार खुद में भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी, सदस्य देशों के मध्य सहयोग और समन्वय बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई विशेषज्ञों ने नाम की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। आज के बहुध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत की विदेश नीति की अगर मैं बात करूं तो भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता निश्चित रूप से एक बैकबोन पॉलिसी रही है, क्योंकि हमारी विदेश नीति में जो आदर्शवाद है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, ठीक है, पड़ोसियों को महत्व देने की नीति है, और
संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जो नीति है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में विदेश नीति के जो आदर्श मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत सम्मानपूर्ण व्यवहार बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का, समझौतों का, कानूनों का पालन करना, संधि बाध्यताओं का पालन करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांति और मध्यस्थता से निपटारा करना। तो ऐसे में हम तो जब बात ही शांति करते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रयास जो हमें शुरू कर रहे हैं हमारी पहल के रूप में, जो विश्व में शांति बनाए रखने में काम आएगा, तो हमारी तो विदेश नीति में प्रासंगिक है। और फिर मैंने कहा राष्ट्रहित प्रधान है सदैव, तो राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हमने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो धारा है इसको परिवर्तित किया है निश्चित रूप से। और आज बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, उसमें ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के रूप में वॉइस ऑफ ग्लोबल सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन हम आयोजित करा रहे हैं। ठीक है, 2023 से हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलनों की शुरुआत करी, वैक्सीन मैत्री पहल शुरू करी, जहां उन राष्ट्रों तक जहां वैक्सीन पहुंचने में कोई विभेद विकसित राष्ट्रों की तरफ से प्रस्तुत हो रहे थे, हमने उस विभेद को तोड़ा है। उन गरीब राष्ट्रों तक, विकासशील राष्ट्रों तक, अविकसित राष्ट्रों तक भी वैक्सीन का समान वितरण सुनिश्चित किया है हमने। ठीक है, आपदा प्रबंधन की सहायता हम उपलब्ध कराते हैं। देखें कहीं भी भूकंप या कहीं भी जो है किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो वहां हम राहत सामग्री भेजते हैं, हमारी जो हमारे सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं, वहां मानव जीवन बचाते हैं, संपत्ति का जो है संरक्षण करवाते हैं वहां पर। और साथ ही यूएन के मंच से हम शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संघर्षों के समाधान में, संवादों में हम रुचि दिखाते हैं। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति में तो आज भी नॉन अलाइनमेंट का बड़ा महत्व है, यद्यपि इसकी दिशा परिवर्तित हो गई। जैसे मैंने कहा, नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टी अलाइनमेंट है, बहुध्रुवीयता के साथ संपर्क संबंध है। ठीक है, सामरिक संबंधों को मजबूत करना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आज चेंज हो चुके हैं शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में, भू राजनीतिक, भू सामरिक पक्ष, लेकिन आज भी ग्लोबल साउथ के रूप में ये जो तीसरा विश्व है, इसके हम प्रतिनिधि बने हुए हैं। और इस ग्लोबल साउथ के माध्यम से, निर्गुट आंदोलन के माध्यम से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की अपने दावेदारी को लगातार हम मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी समझ आई होगी। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको देख लीजिए। इसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं, इसके स्लाइड्स में उन प्रश्नों पे मैंने बात की है। इसका सम्मेलन, इसकी सदस्यता, इसके जो वर्गीक, इसका विभाजन जो है, कहाँ कहाँ किस किस महाद्वीप से कितने राष्ट्र हैं इसमें, और इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत और इसके कार्य और इसका प्रासंगिकता, इन सारे बिंदुओं पे हमने बात की है। ठीक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक पर आप सभी से बातचीत करने के लिए, और आईआर पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कल हम करेंगे क्लास में। तो मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।